हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और मौज मस्ती काट रहे होंगे, जो कि तुमको नहीं काटनी चाहिए। तुमको जेई में की पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है? तो यार आज हम क्या चालू करने वाले हैं? आज हम चालू करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स और प्रॉपर लेक्चर रहेगा वेव ऑप्टिक्स का। आपको क्या करना है? आपको पूरा लेक्चर देखना है। कुछ 7-8 की बनेगी लेक्चर। अब वो डिपेंड करता है क्योंकि मेरा टाइम कैसा है। मेरा टाइम 30 मिनट रहेगा तो यार उस हिसाब से रहेगा, मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि मैं टॉपिक को एक वीडियो में खत्म करना चाह रहा हूँ या 2 में खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है? उस हिसाब से हमारी वीडियो का रहेगा। मैं यहीं पे हूँ, देखो 8 बोल रहा हूँ, 10 भी हो जाएंगी तो क्या ही जा रहा है? तुम्हें तो बस देखने से मतलब है। बस नेटफ्लिक्स एंड चिल मत करते रहना कि भाई रजाई ओढ़ के सर हम तो ऐसे वीडियो देख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। उठो, बैठो, लिखो, पढ़ो, ऐसे करना है, ठीक है? इतना बता दिया। इसके बाद आपको यार ये बताना है कि ये वीडियो है किसके लिए। सबसे पहले तो यही डाउट है, पेपर आपका सर पे है, आप ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो? देखो ये जो वीडियो है ये हर उस व्यक्ति के लिए, जैसे कि मान लो जो 12th बोर्ड में है वो भी इसको जरूर से देखें, जो जेईई मेन देने वाले हैं, चाहे जनवरी में देने वाले हो चाहे अप्रैल में देने वाले हो, उनके लिए भी है। जो ड्रॉपर है उनके लिए भी है। जो भैया ऐसे हैं जिन्होंने ये टॉपिक एक बार देखा भी नहीं है कि ये क्या चीज होती है सर हमें तो वेव ही नहीं पता, ऑप्टिक्स भी ले आए इसमें बीच में, हमें तो यही नहीं पता, तो उनके लिए भी है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आपका मेंस में आने वाला है, जिसमें सवाल आपका बोर्ड्स में भी आने वाला है, जिसपे सवाल आपका एडवांस में भी आने वाला है, ठीक है? तो ये सब में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ो, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको। बस ध्यान से सुनना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है और बढ़िया अपनी अटेंशन बना के रखनी है, ठीक है? चलिए बिना देरी के जो है शुरू करेंगे अपन वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स अब असल में वर्ड क्या बोल रहे हैं, क्यों नाम ही ऐसा क्यों रखा गया वेव ऑप्टिक्स, ये नाम क्यों रखा गया? हमने वेव पढ़ी है, हमने 11th क्लास में वेव पढ़ी। हमने क्या वेव पढ़ी? हमने पढ़ी भैया मैकेनिकल वेव्स होती हैं, कुछ 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 हाँ कुछ 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 ऐसा होता है, कुछ ट्रांसवर्स वेव जैसी भी होती हैं। अगर आपको सही से याद नहीं है तो 10 मिनट वाली रिवीजन सीरीज डाली है, वो जाकर के देख लो, ठीक है? असलियत में वेव क्या होती है हमने पढ़ा, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, फिर हमने पढ़ा साउंड वेव। अब हम पढ़ रहे हैं लाइट वेव। हमारे पास तीन, हमारे सिलेबस में तीन चीजें हैं। एक है हमारी वेव ऑन अ स्ट्रिंग, एक है हमारी साउंड वेव और एक है हमारी लाइट वेव। अब लाइट वेव है तो इसको हमने नाम दे दिया ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स डिनोट करता है या सिंबलाइज करता है लाइट को। तो अब हम लाइट एज अ वेव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? अब हम पढ़ेंगे लाइट एज अ वेव। अब हम लाइट को वेव की नजरिए से देखेंगे, लाइट को वेव की नजरिए से देखेंगे। लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे इतिहासकार, इतिहासकार नहीं बोलूंगा, साइंटिस्ट थे जो इसको पसंद नहीं करते थे, जो लाइट को एज वेव पसंद नहीं करते थे। वो क्या करते थे? उन्होंने दिया था, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने बोला था भाई लाइट इज अ पार्टिकल, और उन्होंने बनाई थी एक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी, या फिर हम बोल सकते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसके बारे में हमारे सबके फेवरेट, जिसकी फोटो हम अपने रूम पर लगा करके पूछते हैं, उन्होंने बताया था। अब उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कौन है, वो कौन व्यक्ति है जिसने बताया? वो व्यक्ति है हम सबके प्यारे, हम सबके दुलारे न्यूटन जी। जी हाँ, न्यूटन जी। न्यूटन जी को हर स्ट्रीम में घुसने की आदत थी, तो वो इधर भी घुस गए और उन्होंने बोल दिया कि भैया देखो लाइट जो है पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है। इस ट्यूबलाइट से अगर लाइट निकल रही है तो वो लाइट नहीं निकल रही, वो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो लाइट के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तुम्हारे कमरे में जो तुमने स्विच बोर्ड पर बटन दबा करके लाइट चालू की है, इसका मतलब है कि अब वो बल्ब से पार्टिकल्स निकलने लगे, फोटॉन्स निकलने लगे। ये बोला मैंने नहीं, ये बोला न्यूटन जी ने। किसने बोला? न्यूटन जी ने। और न्यूटन जी ने अपनी किताब का नाम में, जो उनकी किताब है ऑप्टिक्स, अब इस ऑप्टिक्स में के और आता है, ठीक है? उस किताब में इन्होंने बोला कि भैया लाइट है पार्टिकल, लाइट है पार्टिकल। और उन्होंने बोल दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या बोल दी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब ये मेरे बोलने से कुछ थोड़ी ना होता है, ऐसी न्यूटन जी ने के बोलने से कुछ थोड़ी होता है, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा भाई। प्रूव करो। कैसे प्रूव किया? इन्होंने प्रूव करा, इन्होंने प्रूव करा दो एक्सपेरिमेंट उठा करके, और वो दो एक्सपेरिमेंट थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और
रिफ्रैक्शन। ये दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने उठाए और इन दोनों एक्सपेरिमेंट को इन्होंने जो है पार्टिकल नेचर से प्रूव किया। पार्टिकल नेचर से प्रूव किया, जो कि शायद अगर मेरे को मजा आया, तुमको मजा आया, तो मैं ये तुमको पार्टिकल नेचर से भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि पार्टिकल नेचर से भी कैसे प्रूव होते हैं। ठीक, अब ये इन्होंने प्रूव कर दिया, अपनी किताब में रख दिया, और जो मानने वाले थे मानने लगे कि अरे नहीं भाई, लाइट तो पार्टिकल है, लाइट तो पार्टिकल है, ये देखो प्रूफ है हमारे पास, ये देखो प्रूफ है, ये देखो प्रूफ है कि लाइट तो पार्टिकल है। ऑप्टिक्स किताब ऐसा माना जाता है कि इसका 100% लोगों को समझ में भी नहीं आया, इसका 40% तक ही लोग समझ पाए, 60% इसका लोग समझ ही नहीं पाए अभी भी, क्योंकि ऐसा लिख के गए भाई हमारे फेवरेट साइंटिस्ट न्यूटन जी कि अभी इनको समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो ये बात अब चलने लगी। अब न्यूटन इतने फेमस थे, लोग मानने लगे कि भाई पार्टिकल ही है, लाइट क्या है, पार्टिकल ही, लाइट क्या है, पार्टिकल ही है। अच्छा ठीक है, अब ये बात के बाद चालू होता है नया मजा, कंट्रोवर्सी। तुम लोग मजा आता है ना कंट्रोवर्सी, इसको इससे लड़ाओ, इससे लड़ाओ, यही कंट्रोवर्सी चालू होती है। और वो कंट्रोवर्सी चालू करते हैं हमारे प्यारे हाइगन्स। कौन चालू करते हैं भाई? हाइगन्स। हाइगन्स ने न्यूटन के अगेंस्ट में थ्योरी बना दी, और वो जो थ्योरी बनाई थी, वो थ्योरी बनाई थी हमारी हाइगन्स की वेव थ्योरी। अरे भाई साहब, क्या सर, क्या मजे ले रहे हो आप, लड़ाई करवा रहे हो न्यूटन के खिलाफ, न्यूटन के खिलाफ। ये देखो, न्यूटन के खिलाफ वेव थ्योरी बना दी। अब भाई न्यूटन ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब लोग इतना बड़ा सम्मान देते कि भाई जिस व्यक्ति ने पूरी कैलकुलस लिख दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके सामने कौन अननोन व्यक्ति आया है जिसको कोई जानता मानता है नहीं, वेव थ्योरी बोल रहा है, कौन इसको मानेगा? तो लगभग 100 साल तक इसकी थ्योरी पर किसी ने नजर ही नहीं मारी कि भाई वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी किसी ने नजर नहीं मारी। लगभग 100 साल तक न्यूटन के सामने कौन इसको देखे, खुद बताओ। एक इतना बड़ा व्यक्ति है चोमूसा, ठीक है, तो इसको कोई नहीं देखा। फिर इसके बाद आते हैं यंग्स, ठीक है, यंग्स। इसके बाद नया नाम आता है यंग्स, जो हम पढ़ते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स ने क्या बताया? यंग्स ने बोला कि भैया, यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि लाइट इंटरफेरेंस शो करती है। मजेदार चीज, यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया YDSE, और वो YDSE परफॉर्म करने के बाद उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि लाइट इंटरफेरेंस शो करती है। अब अगर लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज इंटरफेरेंस शो कर रही है तो वो वेव है। वो क्या है? वो वेव है, वो वेव है, वो वेव है। वेव है तो इंटरफेरेंस शो करेगी, पार्टिकल शो नहीं कर सकते। इसका भी रीजन है काफी, इसका भी काफी रीजन है। तो भैया ठीक है, ये चीज भी अपने को समझ में आ गई। अगर अपने को समझ में आ गई, इसके बाद भी लोगों ने नहीं माना, क्योंकि क्या है, अगर तुम बोल रहे हो, अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था ना कि भाई ठीक है, हमने मान लिया कि वेव है, वेव है तो ट्रेवल कैसे कर रही है? भाई वेव है तो ट्रेवल कैसे कर रही है, ये सवाल था कि भाई ठीक है, हमने मान लिया कि वेव है, हमने मान लिया वेव। अगर वेव है तो ट्रेवल कैसे कर पा रही? क्योंकि वेव नीड्स मीडियम। उस समय लोगों के दिमाग में था वेव नीड्स मीडियम, वेव नीड्स मीडियम, वेव नीड्स मीडियम। अब अगर मीडियम चाहिए, अब ये चीज तो बाद में डिस्कवर हुई कि वेव नॉन मैकेनिकल भी हो सकती है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये चीज प्रूव करी हमारे मैक्सवेल साहब ने। हमारे मैक्सवेल साहब ने ये चीज प्रूव करी कि भाई देखो, सुनो मेरी बात, आओ बैठो, बात करते हैं। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सीधा बोल दिया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब ये तीन चीजों ने मिलकर के न्यूटन पर थोड़ा सा भार क्रिएट कर दिया कि यहां पर थोड़ा मामला अब हमको सॉर्टेड दिख रहा है। कि सबसे पहले तो इस व्यक्ति ने बोल दिया वेव थ्योरी। इस थ्योरी में इसने काफी चीजें बताई कि अच्छा ऐसे वेव हो सकते हैं। इस थ्योरी से ऐसी ऐसी चीजें भी प्रूव हो सकती हैं जो इन भाई साहब ने लिखी भी नहीं थी। इस थ्योरी से ऐसी ऐसी चीजें प्रूव हो सकती हैं, बताऊंगा अभी। फिर भाई ने बताया, फिर भाई ने प्रूव कर दिया, इन भाई ने प्रूव कर दिया कि भाई देखो, लाइट इंटरफेरेंस शो कर रही है तो लाइट वेव है, ठीक है, लाइट वेव है। फिर इन भाई ने प्रूव कर दिया कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है मूव करने के लिए, लाइट को मीडियम की जरूरत ही नहीं है मूव करने के लिए। तो भाई ने वो प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आपको एक फन फैक्ट और बताता हूं। फन फैक्ट क्या है? वो फन फैक्ट ये है कि
अगर हम पार्टिकल नेचर से सोचें, अगर हम पार्टिकल नेचर से सोचें, मैंने बोला आपको पार्टिकल है, लाइट मान लो पार्टिकल है, लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो लाइट, क्योंकि क्या होता है जब हम रिफ्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं और ये मान के चलते हैं कि लाइट पार्टिकल है, जब हम रिफ्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं और मान के चलते हैं कि लाइट पार्टिकल है, तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन होता है। और वो कॉन्ट्राडिक्शन पता है क्या होता है? वो कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि भाई डेंसर मीडियम में हम जानते हैं कि लाइट बेंड कर जाती है, ठीक है, डेंसर मीडियम में लाइट बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, सही बात है। तो इसका रीजन जो अगर ऑप्टिक्स बुक में हम देखें तो इसका रीजन ये दिया जाता है कि क्योंकि डेंस पार्टिकल्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लाइट के पार्टिकल्स को, इसलिए वो बेंड हो जाती है, इसलिए वो बेंड हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा है भी, कि अगर हम पार्टिकल नेचर से सोचें तो हम ये बोलते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज हायर, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। पार्टिकल नेचर से अगर हम सोचे तो वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज हायर, लाइट की वेलोसिटी बढ़नी चाहिए डेंसर मीडियम में, जो कि नहीं होता, जो कि एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा ये चीज नहीं होती। लेकिन जब हम हाइगन्स की वेव थ्योरी से सोचें तो इन भाई साहब ने जो वेव थ्योरी बोली थी उस चीज से हम प्रूव कर सकते हैं कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ एनी वेव घटती है, जो कि सही बात है, जो कि पाया गया। तो भाई साहब आप खुद सोचो, ये बंदा, ये भाई साहब, ये बंदा किसके अगेंस्ट बोल रहा है? जो मतलब दुनिया को रूल कर रहा है अपने टाइम पे, जो मतलब बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसके अगेंस्ट बोल रहा है। सबसे पहले तो बोलने में जिगरा चाहिए कि भाई मैं करूंगा अगेंस्ट, मैं बोलूंगा अगेंस्ट न्यूटन, मैं बोलूंगा अगेंस्ट न्यूटन। तो इस बंदे ने पहले जिगरा, क्योंकि सबसे पहला बंदा तो यही था, सबसे पहला बंदा तो यही था जो अगेंस्ट बोला न्यूटन के, भाई न्यूटन के अगेंस्ट मैं बोलूंगा, ठीक है। फिर इस तरीके से थ्योरी को लिखना, इस तरीके से चीजों को सोचना, और ये कहीं गलत नहीं हुई, कहीं गलत नहीं हुई, ये आपको दिखा दिया मैंने, यहां गलत हो गई। ये इसके बाद इंटरफेरेंस रिफ्रैक्शन प्रूव नहीं कर पाया पार्टिकल नेचर से, लेकिन ये बंदा कहीं गलत नहीं हुआ, ये बंदा हर जगह सही बैठा है। इस बंदे ने इस लेवल पे सोचा है, इस तरीके से सोचा। अब आपको मैं बताता हूं कि असलियत में हमारे पास कुछ 5-6 एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें पहला होता है रिफ्लेक्शन, फिर होता है रिफ्रैक्शन, फिर होता है इंटरफेरेंस, फिर होता है डिफ्रैक्शन, फिर एक चीज और होती है पोलराइजेशन, ठीक है। यहां तक का मामला आपको समझ में आता है। यहां तक में अगर मैं बोलना चाहूं तो पार्टिकल नेचर से सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव होते हैं कि नहीं, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता, डिफ्रैक्शन नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता। ये तीनों एक्सपेरिमेंट अगर मैं लाइट को पार्टिकल नेचर मानूं तो नहीं प्रूव हो सकते, ठीक है, ये तीनों प्रूव नहीं हो सकते। लेकिन अगर वेव नेचर मानूं तो ये भी हो सकता है, 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 अगर मैं लाइट को वेव नेचर मानता हूं, अगर मैं लाइट को वेव नेचर मानता हूं। तो भाई साहब ये कहानी थी, ठीक। लेकिन लेकिन सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, अरे सुन के जाओ भाई, अरे सुन के जाओ। तुम्हें इससे अच्छा कंटेंट राइटर कहीं मिल ही नहीं सकता, तुम्हें मूवी में नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है क्लाइमैक्स, और वो क्लाइमैक्स क्या होता है? इसके बाद आता है क्लाइमैक्स, और वो क्लाइमैक्स होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो जो क्लाइमैक्स होता है, वो क्लाइमैक्स होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि ये बताता है कि भाई साहब लाइट पार्टिकल है, जो कि ये बोलता है कि लाइट पार्टिकल है। लाइट क्या है? पार्टिकल। दिस शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दिस शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। व्हाट? दिस शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो समझ रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट और ऐड हो गया यहाँ पर, जो कि है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये पार्टिकल नेचर कर सकता है लेकिन वेव नेचर नहीं कर सकता। तो ये था क्लाइमैक्स। समझ रहे हो इस बात भाई? जज्बात बदल दिए, दुनिया बदल गई, सब बदल गया जैसे ये चीज आई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से प्रूव हो रहा है, लाइट नेचर वेव नेचर से प्रूव नहीं हो रहा भाई। समझो इस बात को, मतलब क्या रहा होगा उस समय का कंट्रोवर्सी, कितनी मजेदार रही होगी भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर है?
फिर आइंस्टाइन आते हैं, फिर आइंस्टाइन बोलते हैं कि भाई लाइट डुअल नेचर है, लड़ाई मत करो, डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। ये चीज प्रूव हो जाती है, फिर बाद में सब समझौता कर लेंगे, दोस्ती हो जाती है सब में, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब पार्टिकल भी मानते हैं और वेव भी मानते हैं, ठीक है। अब एक और मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात ये है कि जो वेव ऑप्टिक्स है, इससे असलियत में सीक्वेंस में जो इससे पहले चैप्टर है वो है हमारा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्ट्रेट लाइन मानते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम क्या मानते हैं, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है उसमें हम मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंट देखूं डिफ्रैक्शन, उसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन है नहीं। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूँ तो बगल वाले रूम में आवाज जा रही है, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो सीधी जाती, इधर भी जा रही है आवाज, तो ये चीज अलग है। तो वहां पर हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन देखने का मतलब ये है कि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, बहुत कम, लाइट की वेवलेंथ जो बहुत कम है, इस वजह से उसको हम मान के चल रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन से हम सारे अपने जो है रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हमारा मेन मोटिव होगा वो मेन मोटिव होगा हाइगन्स का पढ़ना, हाइगन्स की वेव थ्योरी को पढ़ना, इस चीज को समझना। अभी तक की जो पूरी स्टोरी चली है कि भाई असलियत में शुरुआत कहां से हुई थी, क्या क्या काम चल रहा था, क्या क्या चीजें करी थी, क्या क्या करना था, वो सब समझ में आया क्या, कि भाई क्या था पार्टिकल में, क्या था वेव में। ये नाम याद रख लेना, क्योंकि नाम पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछे तो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, फ्लो समझ में आना चाहिए, किस फ्लो में काम हुआ है असलियत में, ये चीज समझ में चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन की वेव थ्योरी, जो कि हमारा आज का हमारा मेन टॉपिक है आज का, ठीक है। चलिए फटाफट से रब कर लूं इसको। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं हाइगन्स की वेव थ्योरी, और वेव थ्योरी को समझेंगे। तो फटाफट से हाइगन्स प्रिंसिपल हेडिंग डालते हैं बढ़िया सुंदर सी, और ये हम डाल देते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल को समझें उससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक समझाना चाहूंगा बीच में, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है, तो काफी टीचर ऐसे बता देते हैं कि यार मिक्स हो गया, मिक्स पढ़ाते हैं उसमें भी कोई परेशानी नहीं, समझ में आता है, लेकिन मैं उसको अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अलग से समझो उस चीज को, और वो जो टॉपिक है वो है वेव फ्रंट, कि भाई वेव फ्रंट क्या चीज होती है, वेव फ्रंट से क्या समझ में आता है, वेव फ्रंट असलियत में होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जाकर के एक तालाब में बॉल डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे अलग अलग सर्कल दिखेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल, ये 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 ये, ठीक, सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ। जैसे ही आपने एक पॉन्ड है, पॉन्ड भरा हुआ है, उस पॉन्ड में आपने जाके पत्थर डाल दिया, उस पॉन्ड में जाकर के आपने क्या करा, पत्थर डाल दिया, पत्थर डाला तो ऐसे वेव सी बनने लगी, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप देखोगे वो एक कंसेंट्रिक सर्कल वो क्या शो कर रहा है, भाई अलग अलग सर्कल्स बनेंगे, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, और सब आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो एक सर्कल है वो क्या शो कर रहा है, वो एक सर्कल शो कर रहा है कि भाई साहब उस पर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम फेज में, और उसी को हम नाम देते हैं वेव फ्रंट। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है आपको दिखता है, इसलिए ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है। अगर मैं वेव फ्रंट को डायरेक्ट डिफाइन कर दूं कि भाई डेफिनेशन क्या है, अंग्रेजी शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्टूर, भाई साहब क्या भारी शब्द की बात कर रहे हो सर आप, ये भारी शब्द हमें नहीं पता, कॉन्टूर ऑफ all the particles of all the particles vibrating with same phase, vibrating with same phase। चलिए भाई बहुत सुंदर समझ में आया मेरे को, एकदम बढ़िया चीज है। कॉन्टूर मतलब एक सरफेस, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा मान लो, और आसान भाषा में बोलूं तो ऐसा सरफेस जो सारे पार्टिकल्स को कनेक्ट कर रहा है जिनका फेज सेम है, ठीक है। ऐसे ऐसा हमारा सरफेस जो सारे पार्टिकल्स को कनेक्ट कर रहा है, जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये इतना मतलब है, एकदम सिंपल सा वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट के फेज,
ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उन प्रॉपर्टीज को भी समझ लो कि भैया प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट। चलिए अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट जो है डिपेंड्स ऑन द सोर्स, डिपेंड्स ऑन द सोर्स। अब देखो अगर मान लो तुम्हारा पॉइंट सोर्स है, तुम्हारा पॉइंट सोर्स है, तो तुम समझते हो कि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। अब अगर तुम समझते हो कि यार तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो तुम्हारे रेक्टेंगुलर या प्लेनर वेव फ्रंट बनेंगे। अब वेव फ्रंट कैसे बन रहे हैं, अब तुम इतना तो जानते हो कि यार वेव फ्रंट क्या चीज है, ऐसे पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकली बना के दिखा देता हूं एक पॉइंट सोर्स के लिए। अगर एक पॉइंट सोर्स की बात करूं तो देखो ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक, यहां से एक वेव निकल रही मान लो ऐसे, ठीक, और यहां भी निकल रही है, ठीक, और यहां भी निकल रही है, और मान लो यहां भी निकल रही है, ठीक। अब खुद देखो कि ये वाला पार्टिकल, ये वाला ये नहीं, ये ले लो, ये ले लो, और ये ले लो, और ये ले लो। ये सारे जो पार्टिकल हैं जो 2 पाई फेज पे हैं वो सारे सेम फेज में हैं, सेम फेज में। तो खुद देखो कि भाई ये तो सर्कल सा बना। अगर मैं 2D में बात कर रहा हूँ, 2D में बात कर रहा हूँ तो एक सर्कल सा बना, बना कि नहीं बना। अगर 3D में बात करता तो स्फीयर बनता। तो इस तरीके से हमारे सर्कल्स बनते हैं या स्फीयर बनते हैं जब एक पॉइंट सोर्स होता है। जैसे कि ये 2 पाई फेज पे है, ये 4 पाई पे हो जाएगा, फिर अगला वाला 6 पाई पे होगा। तो अलग अलग फेजेस पे अलग अलग हमारे कॉन्टूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो तो ऐसे पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं या जो भी पार्टिकल्स इस कॉन्टूर पे लाई कर रहे हैं वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये वाला पार्टिकल 2 पाई फेज पे है, ये वाला पार्टिकल भी 2 पाई फेज पे, ये वाला पार्टिकल भी 2 पाई फेज पे, ये वाला पार्टिकल भी 2 पाई फेज पे। ये सारे किस पे हैं? 2 पाई फेज पे। चलिए ये चीज समझ में आई। अच्छा इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है? इसके बाद की प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो देखो भाई सुंदर सी बात दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो ये है कि भाई किसी भी दो वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। जैसे मान लो एक वेव फ्रंट ये है ना, दूसरा वेव फ्रंट ये हो गया, तीसरा वेव फ्रंट ये हो गया। तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है कि भैया अगर इसके बीच में डी है तो इसके बीच में भी डी है, उसके बीच में डी है तो उसके बीच में भी डी है। दोनों वेव फ्रंट है, दो वेव फ्रंट है, किन हमारी स्ट्रेट लाइन के लिए वेव फ्रंट होते हैं ये देखो, ठीक। ये हमारी लाइट है जो कि स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही है। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो भैया अगर मेरा सोर्स जो है वो इस तरीके से है तो हमारे वेव फ्रंट इस तरीके से बनेंगे। और मजे की बात ये है कि हर वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होता है। इसका मतलब अगला वेव फ्रंट बनेगा वो भी इससे डी दूरी पे बनेगा। भाई ये वेव फ्रंट कहीं है, अब जो अगला बना है वो इससे डी दूरी पे बनेगा, फिर अगला जो बनेगा इससे डी दूरी पे बनेगा, फिर अगला जो बनेगा वो भी इससे डी दूरी पे बनेगा। तो ये जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं ये बीच में डी डी दूरी पे बन रहे हैं। या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हर वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, ठीक है। ये एक तरीके से सोचने की बात है। दूसरे तरीके से सोचूं तो हमारी वेव को, सुनो ध्यान से सुनना इस बात को, हमारी वेव को इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट पे जाने में बराबर समय लगता है। ध्यान से सुनना, समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा रिपीट करता हूं। इतना तो जानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। ये सोचने का एक तरीका है। इसी चीज को सोचने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। वो ये हो सकता है, चलो लिख ही देता हूं, 2 का कंटिन्यूएशन है। इस तरीके से सोच सकते हैं कि दो वेव फ्रंट के बीच में वेव को जाने में बराबर समय लगता है। मतलब अगर वेव मेरी यहां से चालू हुई, यहां से यहां तक गई, मान लो टी टाइम लगा, यहां से यहां तक गई तो भी टी टाइम लगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है, स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो भैया समय भी तो बराबर लगा, ठीक है। लाइट टेक्स इक्वल टाइम इंटरवल
while traveling from one wave front to another wave front। बहुत सुंदर, मजा आ गया, वाह 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 वाह। चलिए ये चीज समझ में आई। पहली हमने क्या बताया कि वेव फ्रंट जो है सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स है तो स्फीयर बनेगा, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन सोर्स है तो इस तरीके से वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या बताई कि भैया देखो, दो वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। दो वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर फिक्स्ड डिस्टेंस है तो भैया हमारी लाइट को ट्रेवल करने में भी कुछ फिक्स्ड टाइम लगेगा, कुछ फिक्स्ड टाइम लगेगा कि भैया मान लो टी लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी लग रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टी लगेगा। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं बोलूं, तीसरी बात ये है कि लाइट ट्रेवल्स या ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, टू द वेव फ्रंट, टू द वेव। मतलब बहुत आसान शब्दों में, जैसे कि हमने पॉइंट सोर्स देखा, तो पॉइंट सोर्स में हमारा ऐसे कुछ वेव फ्रंट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं। तो मेरी लाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव करेगी, मेरी लाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव करेगी। तो देखो इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर। इसके केस में देखो तो ये देखो परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर, ये भी देख लो, ये भी देख लो। इसका मतलब कि लाइट इस तरीके से फ्लो कर रही है, इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो जो वेव फ्रंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, वो हमेशा परपेंडिकुलर है। लाइट ऐसे फ्लो कर रही है तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि वो हमेशा 90 डिग्री बनाए, हमेशा 90 डिग्री बनाए। क्या बनाए? हमेशा 90 डिग्री बनाए अपने वेव फ्रंट के साथ। लाइट ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, चौथी बात, लास्ट बात, चौथी बात ये है कि स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ वेव। मतलब वेव फ्रंट जिस तरीके से, जितनी स्पीड से मूव कर रहा है उतनी स्पीड से वेव भी मूव कर रही है। या फिर उल्टा भी सोच सकते हैं, वेव जितनी स्पीड से मूव कर रही है उसी स्पीड से वेव फ्रंट भी मूव कर रहा है, उसी स्पीड से वेव फ्रंट भी मूव कर रही है। तो अलग से प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है कि भैया लाइट जिस स्पीड से मूव करेगी उसी स्पीड से वेव फ्रंट भी मूव करेगा, क्योंकि वेव फ्रंट है तो लाइट का ही पार्ट, वेव फ्रंट है तो लाइट का ही पार्ट। तो हमने चार प्रॉपर्टी देखी। पहली हमने सोर्स डिपेंडेंट देखी, दूसरी हमने देखी कि भैया बीच में डिस्टेंस सेम रहता है, तीसरा हमने देखा लाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, चौथा हमने देखा कि भैया लाइट जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से हमारा वेव फ्रंट जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे फटाफट। किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर डाल देना भैया, मैं पर्सनली सबके आंसर दे दूंगा। ठीक है, जो भी कोई देख रहा हो उसको कोई सी भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आए, छोटी मोटी बड़ी, कमेंट में बता दूंगा, सॉल्व हो जाए ठीक है, नहीं हो तो सीधे नंबर लो यार, कॉल करेंगे, सीधे 1 to 1 पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन होगा हमारा तुम्हारा। ठीक है, बहुत भारी शब्द बोल देता हूं मैं आजकल अंग्रेजी के। चलिए तो अब चलते हैं असलियत में हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल था क्या, उस चीज को समझने की। ये तो अभी हमने समझा कि वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैक्सिमम हाइगन्स प्रिंसिपल इसी में कवर हो गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइगन्स प्रिंसिपल इसी में कवर हो गया। अब बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, बहुत तुम बढ़िया तरीके से समझ लोगे। अब इसका पहला जो था वो तो ये था, पहला प्रिंसिपल 3 पॉइंट में बताऊंगा, बढ़िया तरीके से सुनो समझो, मजा आ जाएगा तुम। ठीक है, पहला पॉइंट जो ये था कि वो ये था कि मान लो कहीं भी डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, कहीं भी डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, उस डिस्टरबेंस से लाइट हर जगह फ्लो करती है, हर जगह स्प्रेड करती है। कॉमन सेंस है। मान लो मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट करी, मान लो इधर मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट करी, तो लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी। सही बात है कि नहीं है? खुद सोचो, जैसे पानी का एग्जांपल मैंने दिया था, पत्थर को पानी में डाल दिया, बॉल को पानी में डाल दिया, तुमने छोड़ा, तो ऐसा तो नहीं है कि भैया सिर्फ ऐसे ही हुई डिस्टरबेंस क्रिएट, नहीं। जैसी मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट करी, उसने हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में स्प्रेड हुआ। वो वेव हर डायरेक्शन में स्प्रेड हुई। पत्थर गिराया, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में,
हर डायरेक्शन में वेव स्प्रेड हुई, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही हमारी डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, कैसे लिखूं इसको इंग्लिश में, वेव स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन as soon as disturbance is created। बहुत सुंदर। चलिए अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सुनिए, देखिए भाई साहब, मैं बना देता हूँ ये ना मेरा एक पॉइंट सोर्स, और मैं बना देता हूँ ऐसे वेव फ्रंट। ये बना दिया मैंने वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट बना दिया मैंने। अब ध्यान से सुनना, ये तो अपने वेव फ्रंट है। अगर मैं यहाँ से बोलूं कि भैया लाइट तो ऐसे 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 ट्रेवल कर रही होगी, हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, तो इस पर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कौन से हैं? ये तो एक वेव फ्रंट है। अगर ये एक वेव फ्रंट है तो इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो हर पॉइंट सेम फेज में होगा, वो हर पॉइंट सेम फेज में होगा, वो हर पॉइंट सेम फेज में होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको पकड़ लिया, चल बेटा तू रुक, और मैंने एक इसको पकड़ लिया, चल बेटा तू भी रुक। अब सुनो ध्यान से सुनना प्रिंसिपल क्या है। सेकेंड प्रिंसिपल में ये बोला गया कि every point on the primary wavelet every point on the primary wavefront acts as a secondary wavelet or secondary source। बहुत ध्यान से सुनना, हर पार्टिकल जो भी मेरे वेव फ्रंट पे बैठा है, हर पार्टिकल जो भी मेरे वेव फ्रंट पे बैठा है, वो अपने आप को सोर्स मान लेता है। कि तुम शांति रखो, हम भी सोर्स है भाई, हमारा भी चलता है, ऐसा ही थोड़ी ना नाम बनाया हमने, हमारा भी चलता है, अपन भी डॉन है, छोटा डॉन ही है भले से। तो ये हर पार्टिकल जो है वो अपने आप को सोर्स मान लेता है, जिसको हमने नाम दिया सेकेंडरी वेवलेट। इस नाम को ध्यान रखना, क्या नाम है, क्या नाम है, सेकेंडरी वेवलेट। या मैं लिख देता हूं, एवरी पार्टिकल ऑन अ प्राइमरी wavefront acts as secondary wavelet या सोर्स। ठीक, जैसे कि ये है, अब इसने अपने आप को क्या माना, इसने अपने आप को मान लिया सोर्स हूं मैं भाई, तेरा नहीं चलेगा मेरा चलेगा, मैं सोर्स हूं। तो भाई ने अपने वेव फ्रंट्स बनाने चालू कर दिए, इस भाई ने अपने वेव फ्रंट्स बनाना चालू कर दिए, जैसे इसने भी भाई ने अपने वेव फ्रंट्स बनाना चालू कर दिए। इधर भी कोई पार्टिकल होगा, वो भी अपने वेव फ्रंट्स बना रहा होगा। ये लो बेटा, तुम क्या हो, हम भी, अपन भी डोन है, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सब सेम फेज में, सबका फेज सेम है, सबका फेज सेम है, सारे भाई भाई हैं, सारे आपस में क्या है, भाई भाई हैं, सारे आपस में भाई भाई, क्योंकि सेम फेज वाले हैं, सेम फेज वाले हैं। अच्छा, ये चीज समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरी पार्टिकल ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट acts as secondary wavelet और secondary source। मेन सोर्स हमारा क्या था, मेन सोर्स तो ये था, यही तो था मेरा मेन सोर्स, जो मेरा असलियत में मेरा सोर्स था, बल्ब, ट्यूबलाइट, या जो डिस्टरबेंस मैंने क्रिएट करी है वो। अब उससे वेव्स ऐसे निकलने लगी, उससे वेव्स ऐसे निकलने लगी। अब ऐसी इस वेवफ्रंट पर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को क्या मानने लगे, छोटा डॉन, अपुनीय छोटा डॉन, या फिर अगर फिजिक्स की भाषा में नाम लें तो सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। अगर अपनी भाषा में नाम लें, छोटा डॉन या छोटा सोर्स। तू कौन है वे, चल पानी भर, चल पानी ला, अपन भी सोर्स है रे, अपन की चलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये है, ये चीज समझ में आई, बहुत प्यारी चीज है, बहुत मजेदार चीज है। अब तुम लोग ये मत सोचो कि सर ऐसा तो नहीं कि केवल इसी पे है, ऐसा नहीं है, इस पे भी, इस पे भी ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे, इधर भी कुछ पार्टिकल होंगे। मैंने बोला ना, हर पार्टिकल अपने आप को सोर्स मानने लगा है। अगर सोर्स मानने लगा है तो वो अपने वेव फ्रंट्स बना रहा है, ये 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 अपने वेव फ्रंट्स बना रहा है। लेकिन क्योंकि सेम फेज में है,
क्योंकि सेम फेज में है तो सब भाई भाई, सब भाई भाई। ये बार बार रिपीट में इसलिए कर रहा हूँ कि आगे इसी इसी से रिलेटेड है। अब जो तीसरा और फाइनल पॉइंट होता है, जो तीसरा और फाइनल पॉइंट होता है, वो तीसरा और फाइनल पॉइंट ये बताता है कि भैया देखिए, आप समझिए इस बात को कि जो अब ये तो मेरा क्या था, प्राइमरी वेवलेट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये मेरा सोर्स, इस सोर्स से जो वेव फ्रंट बने हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर कौन बैठा है, सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी वेवलेट। इनके वेव फ्रंट से, ध्यान से सुनना, ध्यान से, अरे भाई साहब ध्यान से सुनना, इनके वेव फ्रंट से प्राइमरी वेवलेट कंटिन्यू होंगे। इनका कोई कॉमन वेव फ्रंट है, इनका कॉमन वेव फ्रंट है, इनके कॉमन वेव फ्रंट से प्राइमरी वेव फ्रंट का एनवेलप रेडी होगा। इनके कॉमन वेव फ्रंट से प्राइमरी वेव फ्रंट का एनवेलप रेडी होगा। ठीक है, देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखते हैं ऐसे, टेंजेंट ड्रॉन to all the common wavefronts of secondary wavelets creates a primary wavefront envelope या envelope of creates envelope of primary wavefront। जैसे देखो, बढ़िया कलाकारी करेंगे, अभी चित्र बनाएंगे, चित्र दर्शन होगा तुमको। जैसे कि मैंने बोला ये मेरा सोर्स है, ये मेरा मेन सोर्स है, मेरा सोर्स है, और मैंने इसके ऐसे बना दिए वेव फ्रंट। ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, ठीक है, मैंने बोल दिया ये रहे मेरे वेव फ्रंट। अब मैंने क्या बोला कि ये मेरा सेकेंडरी सोर्स है, इसके अपने वेव फ्रंट होंगे, ठीक, ये मेरा सेकेंडरी सोर्स है, इसके अपने वेव फ्रंट होंगे, ठीक, ये मेरे अपने वेव फ्रंट होंगे। अब इधर कोई एक सेकेंडरी सोर्स है, इसके अपने वेव फ्रंट होंगे। अब जो इन सब के लिए कॉमन है, क्या उसने इन सब का कॉमन वेव फ्रंट का टेंजेंट बनाया है? जितने भी पार्टिकल्स इस पे अपने अपने वेव फ्रंट बना रहे होंगे, उन सब के वेव फ्रंट का एक कॉमन टेंजेंट बनाया हूं मैं, ये ब्लू वाली लाइन से, डॉटेड लाइन से। ये अपने आप में क्या इस सोर्स का वेव फ्रंट है? ध्यान से सुना, इस सोर्स का वेव फ्रंट है, इस सोर्स का वेव फ्रंट है। तो वही तो बोला मैंने कि भाई साहब इन सारे पार्टिकल्स का, ध्यान से सुनो मजे आएगा, इन सारे पार्टिकल्स के वेव फ्रंट का जो कॉमन एनवेलप बनाया गया है, ये कॉमन एनवेलप बनाया गया है, ये इस मेन सोर्स का वेव फ्रंट, इसलिए क्या नाम दिया है, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट मतलब मेन सोर्स का वेव फ्रंट, मेन सोर्स का वेव फ्रंट, मेन सोर्स का वेव फ्रंट। तो यहां पर एक बार और बता देता हूं आपको, भैया की डिस्टरबेंस क्रिएट हुई तो वेव सारी जगह पे स्प्रेड होगी। इसमें क्या है, हर एक वेव फ्रंट पर अपने आप का एक, अपने मेन सोर्स का एक छोटा सोर्स होता है, छोटा डाउन होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, जो कि हर वेव फ्रंट पे होता है और वो अपने वेव फ्रंट्स बनाने लग जाता है, ठीक है, उसको नाम क्या देते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। तीसरा पॉइंट सुने, तो टेंजेंट जब हम बनाएंगे, टेंजेंट जब हम बनाएंगे, कॉमन टेंजेंट बनाएंगे हर सेकेंडरी वेवलेट की, तो वो हमको प्राइमरी का वेव फ्रंट देगा, वो हमको प्राइमरी का वेव फ्रंट देगा। क्या देगा, प्राइमरी का वेव फ्रंट। ये चीज समझ में, यही था हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल, यही था हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल हमने समाप्त कर दिया है। अब आपको एक सवाल देता हूं, वो सवाल ये था कि स्पेक्ट्रम के बारे में आपने सुना होगा, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम नहीं सुना तो बता देता हूं क्या होता है। स्पेक्ट्रम ऐसे एक कार्डबोर्ड टाइप शीट होती है, कार्डबोर्ड टाइप शीट होती है, उस पर वेव्स या पार्टिकल्स गिरते हैं तो व्हाइट हो जाती है, ऐसी कोई एनर्जी गिरती है तो व्हाइट हो जाती है, ठीक है। तो सवाल ये है कि मान लो एक मोमबत्ती जला रखी है, एक या कोई सोर्स है, इसके सामने मैं वो स्पेक्ट्रम शीट या कार्डबोर्ड लेके आता हूं, ठीक है। अब मैं इसको दूर ले जाता हूं,
दूर ले जाता हूँ। ये प्रॉब्लम है, आपको सोच क्या नहीं, मैं इसको कल समझाऊंगा। जैसे इसको समझाऊंगा तो ये वाला हाइगन्स प्रिंसिपल वाला मामला पूरा और क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको दूर ले जाता हूँ तो क्या होना चाहिए, मान लो कि ये लाइट पार्टिकल छोड़ रही है, पार्टिकल छोड़ रही है तो सबसे पहले पास भी हो, अगर पास भी होंगे तो धब्बे बनने चाहिए, डॉट 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 नहीं बनती। दूर ले जाऊं तो वो डॉट्स में गैप हो जाना चाहिए, इधर डॉट इधर डॉट इधर डॉट इधर डॉट, लेकिन तब भी ऐसा नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीज आपको सोच के आनी है कि किस तरीके से वेव थ्योरी का यूज करके इस चीज को बैलेंस किया गया होगा उस टाइम पे हाइगन्स द्वारा। ठीक है, इतना ही मुझे आज के लेक्चर में बताना था। हमने क्या कवर कर लिया, पुरानी हिस्ट्री जो है, कहां से हमारी लड़ाई चालू हुई पार्टिकल और वेव की, फिर हमने समझा वेव फ्रंट क्या होते हैं, फिर हमने समझा वेव फ्रंट की प्रॉपर्टीज क्या है, फिर हमने देखा कि भैया हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, हाइगन्स प्रिंसिपल आगे कैसे यूज हो रहा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, वेव थ्योरी का जनरेशन करके हम कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव कर पा रहे हैं। अगले लेक्चर में हम जो है ये देख रहे होंगे, उसके बाद हम आईडीएससी देख रहे होंगे। तो बने रहना, पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है, सारी वीडियोस देखनी है, कोई लिमिटेड नहीं कर रहा मैं कि भाई केवल 8 वीडियो 7 वीडियो, मैं यही हूं, बढ़ानी चाहिए होंगी तो हम बढ़ा भी देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। आपको क्या काम करना है यार, आपको पसंद आया होगा, मुझे पता है आपको पसंद आया है। आपको पसंद आया तो आप क्या करो, सब्सक्राइब करो फटाफट, लाइक करो, इसको शेयर करो, मेरी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा यार, मुझे मजा नहीं आएगा, तुम्हें मजा कैसे आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आग लगा दो, फोड़ दो। ठीक है, मजा आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।